Good morning. This is Rekha, Assistant Professor of Geography and Government College Dubaldhan. Today we are discussed to World Natural Resources. तो विश्व के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स के बारे में जान लेते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रोल ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, resources are place and time relative, classification of resources, resources conservation is resources development, and last conclusion। तो सबसे पहले हम मीनिंग एंड डेफिनेशन के बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं संसाधन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, संसाधन शब्द कैसे बना, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से संसाधन शब्द जो है से और साधन से मिलकर बना है, जिसमें साधन का अर्थ है स्रोत और से का अभिप्राय है पुनः। अतः संसाधन वे स्रोत हैं जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, जिन पर मानव समाज लंबी अवधि तक निर्भर रह सकता है। अब इसी के साथ हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि संसाधन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है इसका अर्थ क्या है। तो प्रकृति ने इस जगत को बहुत सारी वस्तुएं जो हैं, बहुत सारे तत्व जो है प्रदान किए हैं। फॉर एग्जांपल भूमि, जल, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, वायु, सूर्य का प्रकाश और स्वयं मनुष्य, ये सारे के सारे जो है प्रकृति ने मनुष्य को प्रदान किए हैं। प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए ये सारे के सारे साधन ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य संशोधित और परिष्कृत करके उपयोगी बनाता है तथा उनसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य लकड़ी से फर्नीचर और नाव बना सकता है, लोहे से विभिन्न प्रकार के औजार बना सकता है, कपास से सूत बनाकर कपड़ा बनाता है। इस प्रकार ये जो लकड़ी है, लोहा है और कपास, ये सारे के सारे कम मूल्य वाले प्राकृतिक उपहार है जिनको हमने मॉडिफिकेशन करके संशोधित करके अपने उपयोग के लायक बनाया है। और जैसे ही हम इनमें मॉडिफिकेशन करते हैं, संशोधित करते हैं, इनके मूल्य में अपने आप बहुत वृद्धि हो जाती है और इसी प्रकार इन्हें हम संसाधनों का रूप देते हैं। अतः हम सीमित शब्दों में कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु, पदार्थ अथवा तत्व जिसका उपयोग संभव हो तथा उसके रूपांतरण से उनकी उपादेयता, यूजफुलनेस एवं मूल्य में वृद्धि हो जाए, वो संसाधन कहलाता है। अब यहाँ पे हमने संसाधन शब्द का मीनिंग और उसका अर्थ यहाँ पे हमने डिस्कस किया और इसी के साथ मैं कुछ परिभाषाएं आपको बताना चाहूँगी कि विभिन्न भूगोलवेताओं ने जो है संसाधन शब्द को परिभाषित करने के लिए अपने अपने मत यहाँ पर रखे हैं। तो सबसे पहले P.E. मैकनाल के अनुसार प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे संसाधन हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। E.W. जिमरमैन के शब्दों में संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। उन्हें मनुष्य के सामर्थ्य एवं इच्छाओं द्वारा उपयोगी बनाया जा सकता है। इसी के साथ इन सभी परिभाषाओं के आधार पर संक्षेप में हम कह सकते हैं, सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि संसाधन किसी वस्तु के उस भरोसेमंद गुण, अक्षमता, कार्य, संक्रिया को कहते हैं जो मनुष्य की परिसंपत्ति बन जाता है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं आर्थिक विकास में संसाधनों का क्या योगदान है, रोल ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण संसाधनों को जन्म देते हैं। किसी देश के संसाधन और अर्थतंत्र में गहरा संबंध होता है। संसाधनों की उपलब्धता और प्रयोग से न केवल मनुष्य की भोजन, कपड़ा और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, बल्कि इसके द्वारा अनेक प्रकार के रोजगार भी पैदा होते हैं। संसाधनों के उपयोग से सांस्कृतिक विकास होता है। सांस्कृतिक विकास ही आर्थिक विकास का इंजन माना जाता है। जिस देश का जितना सांस्कृतिक विकास होगा उसका आर्थिक विकास भी उतना ही ज़्यादा माना जाएगा। जिन देशों में संसाधनों के दोहन की अक्षमता अधिक होती है वे ही प्रगति की दौड़ में हमेशा आगे होते हैं, अन्यथा वे पिछड़े रह जाते हैं।
अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज आर प्लेस एंड टाइम रिलेटिव। संसाधन देश और काल के सापेक्ष होते हैं। तो प्रकृति के सभी पदार्थ सभी जगह और हर समय संसाधन नहीं होते। जितने भी प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप तत्व प्रदान किए हैं, उनको हम ऐसे ही हर जगह पे जो जिस अवस्था में मिलता है हम उसको संसाधन नहीं मान सकते। मृदा, जल, पवने, सूर्य का प्रकाश, वन और वन्य प्राणी मनुष्य के जन्म से बहुत पहले से इस धरा पर पाए जाते थे, लेकिन उस समय ये संसाधन नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य इनका उपयोग करना नहीं जानता था। मृदा और जल तभी संसाधन बन सके जब अपने जन्म के लाखों वर्षों बाद मनुष्य ने खेती करना सीखा। जब तक उसने खेती करना नहीं सीखा था तब तक मृदा, मिट्टी और जल उसके लिए संसाधन नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे उसने कृषि में रुचि ली, कृषि करना सीख लिया, तो उसके लिए मिट्टी और जल दोनों ही जो है उसके लिए संसाधन बन गए मनुष्य के लिए। धातु गलाने की कला सीखने से पहले खनिज मनुष्य के लिए जो है पत्थर ही थे, जो आज किसी भी देश की भविष्य निधि माने जाते हैं। खनिज तेल को आरंभ में एक बदबूदार तरल पदार्थ मानते थे, या बदबूदार तरल पदार्थ के रूप में होता था, जो अंतर्दहन इंजन के आविष्कार के बाद एकाएक तरल सोना, लिक्विड गोल्ड कहलाने लगा। वायुयान के आविष्कार ने एल्युमिनियम को एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। इसके साथ ही जैसे पवन चक्की के आविष्कार के बाद ही पवन को संसाधन का दर्जा मिला। इसी प्रकार कोयला शताब्दियों से पृथ्वी के भूगर्भ में दफन था, लेकिन भाप के इंजन के आविष्कार के बाद ही वह उद्योगों की रोटी, ब्रेड ऑफ इंडस्ट्रीज कहलाने लगा। जल विद्युत बनाने की तकनीक सीख लेने के बाद ही विश्व के बड़े बड़े जलप्रपात मनुष्य को संसाधन दिखाई देने लगे। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु किसी एक स्थान पर संसाधन सिद्ध हो सकती है, जबकि किसी दूसरे स्थान पर वह वस्तु उदासीन तत्व बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आज जिन देशों के पास यूरेनियम के उपयोग की प्रौद्योगिकी नहीं है, वहाँ यूरेनियम जो है संसाधन नहीं है, बल्कि एक तटस्थ पदार्थ है। तटस्थ पदार्थ मात्र ही उसको माना जाता है। चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ब्रॉडली संसाधनों को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है हमारा उपयोग की निरंतरता अथवा अंतिमता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी एंड इवेंचुअली टू यूज़। तो जो उपयोग की निरंतरता के आधार पर संसाधन हैं, उनको फर्दर हमने बाइफरकेट किया और 3 भागों में डिवाइड कर लिया। तो सबसे पहले है हमारे असमाप्य संसाधन अथवा नवीकरण योग्य संसाधन। यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा मैंने संसाधनों का जो है वर्गीकरण दिखाने की कोशिश की है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। उपयोग की निरंतरता अथवा उपयोग के आधार पर संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: नवीकरण योग्य अथवा असमाप्य संसाधन, नवीकरण अयोग्य अथवा समाप्य संसाधन, और चक्रीय संसाधन। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे उद्भव के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो उद्भव के आधार पर संसाधनों को हमने 2 भागों में डिवाइड किया: जैविक संसाधन, अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक, जिनको हम कार्बनिक और अकार्बनिक संसाधनों के नाम से भी बुलाते हैं। अब जो तीसरे प्रकार के संसाधन हैं वो हैं हमारे उद्देश्य अथवा उपयोगिता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द एम ऑफ यूटिलिटी। तो उद्देश्य के आधार पर जो संसाधन हैं उनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया: ऊर्जा संसाधन, कच्चे माल के रूप में, और खाद्य पदार्थ। अब जो ऊर्जा के संसाधन हैं उसमें भी हम इनको 2 भागों में करके इनका अध्ययन करते हैं: समाप्य संसाधन और असमाप्य। समाप्य संसाधन जैसे कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज। और असमाप्य संसाधन हैं
पवन, प्रवाहित जल, ज्वारीय शक्ति, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। इसी के साथ हम बात करते हैं कच्चा माल कि कच्चा माल के रूप में जो संसाधन है वो हमें कहाँ कहाँ से किस रूप में प्राप्त होते हैं। तो कच्चा माल जो है हमें खनिजों के रूप में जो विभिन्न प्रकार के खनिज हैं, जैसे लौह अयस्क, अलोह अयस्क धातु, लोहा, मिश्रित धातुएं, बहुमूल्य धातुएं, उर्वरक, नमक, खनिज, चूना पत्थर, चीका, बालू, इमारती पत्थर। और उसी के साथ वनस्पतियाँ। तो वनस्पति भी जो है हमें दो प्रकार से या दो तरह से हम वनस्पति के रूप में कच्चे माल को प्राप्त करते हैं। एक प्राकृतिक जो नेचुरल रूप से उगे हुए हमें मिलते हैं, जैसे लकड़ी, रेशेदार उत्पाद, गोंद एवं रेजिंग, रबड़, तेल, बीज, छाले, कार्प, भोजन, वनस्पति। और इसके अलावा प्राकृतिक के साथ ही हम कुछ कृषित कच्चा माल भी शामिल करते हैं इसमें, जैसे रेशेदार उत्पाद, रबड़, तिलहन, तंबाकू, गन्ना, फूल। अब इसी लाइन में हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा प्रकार का जो इसी के अंदर पार्टीशन था, खाद्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थों के अंदर भी हम इनको अलग अलग तरह से डिवाइड करके इनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले है खनिज। खनिज के अंदर है जैसे हमारा नमक और वनस्पति, ये हमारे हो गए हैं खाद्य पदार्थों में खनिज, वनस्पति एवं पशु एवं जीव जंतु। तो ये विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में हम शामिल कर जो जंगली जीव जंतु हैं और इसके अलावा जो हमारे पालतू जीव जंतु हैं, उन दोनों को ही हम इसके अंदर शामिल करते हैं। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं हम संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का विकास है। रिसोर्सेज कंजर्वेशन इज रिसोर्सेज डेवलपमेंट। प्रारंभिक मानव प्राकृतिक परिवेश का एक महत्वपूर्ण अंग है। फिर भी विज्ञान व तकनीकी की अभूतपूर्व प्रगति, आधुनिक संस्कृति तथा अपने विशाल आकार के कारण पूरी मनुष्य जाति मानव संसाधनों पर ही निर्भर है। प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं है, अतः समाज की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मनुष्य संसाधनों को मात्र कच्चा माल समझकर ही बेचे और खाए नहीं, बल्कि इसे विश्व की संपदा स्वयं को उनका संरक्षण समझे। संरक्षण का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य उन्हें हाथ ही न लगाए, उन्हें दोहन ही न करें या उनका इस्तेमाल ही न करें, बल्कि उनका इस्तेमाल इस प्रकार करना चाहिए कि उनकी आज की ज़रूरतें भी पूरा हो जाए और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम उनको संचित करके उनको बचाकर रख सकें। जिसका अर्थ है कि मनुष्य प्रकृति के प्रति उदार होते हुए संसाधनों का अविचारित तथा ज़रूरत से ज़्यादा उपभोग न करते हुए आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखे, जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा और विकास भी स्थिर रहेगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे संसाधनों के बारे में बात की है। संसाधन शब्द क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, क्या कि विभिन्न भूगोलवेताओं ने किस प्रकार संसाधन शब्द को परिभाषित किया है, और यहाँ पे हमने इनके वर्गीकरण के बारे में डिस्कशन किया है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे इस रिसोर्सेज संसाधन क्या होते हैं, इनको यहाँ पे आज इस टॉपिक को यहीं पे आज हम समाप्त करते हैं। इसी चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर दोबारा से आगे फर्दर जो हमने इनका बाइफरकेशन किया है, अलग अलग भागों में डिवाइड किया है, तो एक एक करके हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर हमारा ये टॉपिक जो है क्लोज होता है। नमस्कार।